हम क्लास आपकी शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपकी सवाल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है सॉरी, जुकाम हमें बहुत है। विज्ञान, विज्ञान क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? आप में से कोई बीटेक है? अब कोई होगा भी तो भी हाथ नहीं उठाएगा। कौन कौन है बीटेक? अरे बोलो बेटा। इमरान, नदीम। यस सर। आप तो बेटा बीटेक हो ना? नो सर, बीटेक नहीं, एमए सर। है? एमए है सर, एमए। अच्छा, एमए। इमरान? यस सर। आप तो बेटा चेहरा दिखाओ, बीटेक हो ना? नहीं सर, बीटेक नहीं हूँ सर। अब होगे भी तो भी झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। अफसाना? नो सर, बीएससी। बीएससी तो हो ना, साइंस तो है। यस चलो सर। चलो, कैमरा ऑन करो, पहले आओ, चलो आओ, बताओ विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो बेटा। सर, किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। विज्ञान बेटा क्या है? ज्ञान। अगर आप इसको देखिए तो ये क्या है? वी प्लस ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ये वी माने व्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित। ज्ञान को ही बेटा क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बहुत, और ये बहुत बेसिक परिभाषा अगर आप देखें तो कक्षा 6 के विज्ञान की किताब में लिखा हुआ है। हेलो, जब इसी को हम अनुप्रयोग में ले आते हैं, किस में ले आते हैं? अनुप्रयोग माने इसी ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है प्रौद्योगिकी। मीन्स टेक्नोलॉजी इज व्हाट? टेक्नोलॉजी इज द अप्लाइड part of the science. And what is science? Well organized knowledge is science. व्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। और जब उस विज्ञान को हम अप्लाई करते हैं विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के लिए, तब वह कहलाता है प्रौद्योगिकी। आई बात समझ में? तो अब सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। इस अंतरिक्ष को व्योम भी कहा जाता है। व्योम और अंतरिक्ष, अनुसंधान।
अनुसंधान किसका? अंतरिक्ष का। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। तो उसमें पहले देख ले कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष की परिभाषा, डिफिनीशन। उसके बाद पढ़ेंगे कि स्पेस क्या है। उसके बाद देखेंगे आउटर स्पेस क्या है। इसके बाद देखेंगे ऑर्बिट क्या है। इसके बाद देखेंगे लॉन्च व्हीकल क्या है। आउटर स्पेस माने बाह्य अंतरिक्ष क्या है। इस बाह्य अंतरिक्ष में स्पेस ट्रीटी क्या है। स्पेस ट्रीटी माने अंतरिक्ष संधि क्या है। ऑर्बिट माने कक्षा क्या है। लॉन्च व्हीकल माने यान कैसा यूज कर रहे हैं। पीएसएलवी क्या है, एसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है। नया आ गया है अब MK2, MK3। यह भी देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है, उपग्रह के प्रकार कितने हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट देखेंगे। जैसे देखेंगे कि संचार उपग्रह क्या है, नेविगेशन उपग्रह क्या है, सातवां अनुप्रयोग देखेंगे बेटा, इनका एप्लीकेशन देखेंगे। उस एप्लीकेशन के अंतर्गत भारत सरकार का अंतरिक्ष कार्यक्रम देखेंगे हम लोग कि क्या है अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसी में देखेंगे अनुप्रयोग में ही रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या है, मौसम उपग्रह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाक्रम है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं जो बहस का विषय है ओवरऑल।
थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट, एक बड़े लेवल पर, कि इंडिया का स्टैंड क्या है विभिन्न मुद्दों पर। इंडियाज स्टैंड ऑन डिफरेंट इश्यूज। आई बात समझ में? भारत का विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष क्या है। और फिर देखेंगे हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट, हाल की उपलब्धि। ये हम भारत के स्तर पर देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे। आई बात समझ में? लिख लिया बेटा? जी सर। सबने लिख लिया? यस सर। जी। यस सर। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको समझाते हैं कि स्पेस या अंतरिक्ष है क्या चीज। मान लो बेटा, ये हमारा पृथ्वी की सतह है। मान लो ये हमारा पृथ्वी की सतह है, लेयर ऑफ द अर्थ। यहां से ऊपर चलिए तो जब हम ऊपर चलते हैं तो लगभग लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा मिलती है। क्या मिलती है? रेखा मिलती है जिसे कहा जाता है कारमन रेखा। जिसे कहा जाता है कार्मन लाइन। क्या कहा जाता है? कारमन लाइन। कार्मन लाइन। तो ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर से आउटर स्पेस शुरू होता है। वाह अंतरिक्ष शुरू होता है। अगेन आई रिपीट, पृथ्वी की सतह से हम जब लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो एक रेखा पाई जाती है, कार्मन लाइन। यह लाइन दिखती नहीं है। कार्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय एक्सेप्टेंस हो गया कि ठीक है भाई, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक जो कुछ है उसको कह देंगे एयर स्पेस। क्या कह देंगे?
क्या कहेंगे, एयर स्पेस, और उस 100 किलोमीटर के बाहर कार्बन लाइन के टच करने के बाद वो हो जाएगा बाह्य स्पेस। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसी रेखा के ऊपर बेटा अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसी रेखा के ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर अंतरिक्ष की क्या होती है, शुरुआत होती है। अर्थात इस रेखा के नीचे किसी भी राष्ट्र का उसका अपना वायु स्पेस होता है, उसको वह राष्ट्र अपने लिए यूज करता है, लेकिन उसके ऊपर वह अंतरिक्ष हो जाता है जो मानव समुदाय की संपत्ति है और जिसे कोई भी राष्ट्र अपने अपने विभिन्न हितों के लिए उपयोग कर सकता है। तो लिखिए, पृथ्वी, नॉट पृथ्वी, ऐसे लिखिए, समुद्र की सतह से, लिखिए, समुद्र की सतह से, समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा उपस्थित है। एक काल्पनिक रेखा उपस्थित है जिसे जिसे कार्बन लाइन कहते हैं, जिसे कार्बन लाइन कहते हैं। जिसे कार्बन लाइन कहते हैं। इस लाइन से, इस लाइन से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। पूर्ण विराम। इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र होता है। किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र होता है जिस पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है, जिस पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है। पूर्ण विराम। जबकि इस रेखा के ऊपर बाह्य अंतरिक्ष होता है जो संपूर्ण मानव समुदाय, जो संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है। जो संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है और इस पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं है।
लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस सर। लिख लिया? यस सर। तो आगे हेडिंग डालिए, आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य अंतरिक्ष संधि या समझौता। बेटा इसे इसे अंतरराष्ट्रीय नियम भी कहा जाता है। 1967 में उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस समय के सोवियत संघ गणराज्य ने इस पर दस्तखत किए। और इन दोनों ने अंतरिक्ष के शांति पूर्ण उपयोग की प्रतिबद्धता जाहिर की। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। भारत ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय नियम पर हस्ताक्षर किया है। सर ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम है क्या? अब आइए देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के। इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि अंतरिक्ष का उपयोग समस्त मानव प्रजाति के कल्याण के लिए किया जाएगा। प्रजाति के कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। नंबर दो अंतरिक्ष के
किसी भी भाग या खगोलीय पिंडों पर किसी भी राष्ट्र का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। कोई भी देश इन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र है। और बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि किसी भी कक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी नाभिकीय हथियार नहीं स्थापित किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी नाभिकीय हथियार नहीं स्थापित किया जाएगा। अब गौर से देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय संधि में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की बात की गई है, लेकिन मान्यवर बच्चों, यह शांतिपूर्ण उद्देश्य आज वर्तमान समय में विवादास्पद और अस्पष्ट अवधारणा है। आप देखिए, कई प्रकार के एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च किए जा रहे हैं, जासूसी उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। तो क्या ये एंटी सैटेलाइट वेपन, जासूसी उपग्रह केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है? सर, इसका तो उल्लंघन भी किया ये तो गया है। ऐसे हो गया कि जैसे आपने दागा बम, हमने कहा कहा जागे, आपने कहा अरे सर शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए। अरे कम बखत, शांति स्थापित करने के लिए बम दागना था, नहीं समझे? जैसे भारत ने नाभिकीय परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो जब मुद्दा उठा अंतरराष्ट्रीय मंच पर, तो आपको मालूम होगा भारत ने उसका नाम क्या रखा था, उस मिशन का? स्माइलिंग बुद्धा। जो जिंदगी भर अहिंसा की बात किए, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुरा रहे। तो है क्या बेसिकली, कुछ चीजें होती है ना, जैसे आप बोले कि नहीं सर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम बम का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई,
बम से शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो उसी प्रकार से लिखिए अगली लाइन, वर्तमान समय में अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग या शांतिपूर्ण प्रयोग, वर्तमान में अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग एक विवादास्पद और अस्पष्ट अवधारणा है। अस्पष्ट अवधारणा है। जैसे उपग्रह रोधी मिसाइल, उपग्रह वेधी मिसाइल, उपग्रह वेधी मिसाइल, कौमा जासूसी उपग्रह का उपयोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑर्बिट क्या होता है, सर ये एक क्वेश्चन कक्षा था। क्या होता है। तो बेटा ये हेलो, एक बंद परिपथ होता है, क्लोज्ड सर्किट यू कैन से। या तो ये वृत्ताकार होगा या ये अंडाकार होगा ये कक्षा कई प्रकार की होती है। जो सबसे पहले है उसे कहते हैं NEO, नियर अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट, ये सबसे निकटतम भूकक्षा है। यह सबसे निकटतम भूकक्षा है। यह पृथ्वी की सतह से मात्र 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर लियो और नियो दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, वेट करो बेटा, आ रहे हैं। आपने पूछ लिया तो अगला है बेटा लियो। लो अर्थ ऑर्बिट, यह निकटतम है बेटा, यह निम्न है। निम्न भूकक्षा
और यह 200 से 300 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये 200 किलोमीटर, ये 200 से 2000, माने नियो के ऊपर लियो। अगला है बेटा MEO, माने मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा। मध्य भूकक्षा मध्य भू कक्षा यह बेटा 2000 से 20,000 किलोमीटर तक पाई जाती है, माने नियो के ऊपर लियो और लियो के ऊपर मियो मियो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी संवेदी उपग्रह हैं वह लियो में लॉन्च किए जाते हैं। संवेदी उपग्रह, संवेदी माने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कोई पूछे कहां लॉन्च होता है, लियो में। आंसर होगा प्री के एग्जाम में लियो। अगर कोई पूछे कि भैया ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या लॉन्च होता है, तो आंसर होगा नेविगेशन सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? नेविगेशन सैटेलाइट, माने नौवहन उपग्रह। दुनिया के जितने नेविगेशन सैटेलाइट है, चाहे जीपीएस हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे रूस का हो, चाहे चीन का हो, वो सब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होते हैं। अगली कक्षा है HEO। HEO माने हायर अर्थ ऑर्बिट, माने हायर अर्थ ऑर्बिट माने उच्च भू कक्षा। और यह कक्षा 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितना? 36,000 किलोमीटर, माने नियो लियो मियो के ऊपर हियो, हियो HEO बताऊंगा। इसी को कहते हैं GSO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट,
जितने भी संचार उपग्रह होंगे बेटा, जितने भी संचार उपग्रह होंगे, जितने भी मौसम के उपग्रह होंगे, वो सब लियो में लॉन्च किए जाते हैं। जैसे संचार के लिए हम यूज करते हैं इनसैट सिस्टम, तो किसमें लॉन्च होगा? जी HEO में वो लॉन्च होगा। किसमें लॉन्च होगा? HEO में लॉन्च होगा। आई बात समझ में? तो यह पृथ्वी तल से विभिन्न विभिन्न ऊंचाई पर, ये ऊंचाई के आधार पर है। किसके आधार पर है? ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर? किसके आधार पर? ऊंचाई के ऊंचाई। आधार पर मैंने यह क्लासिफिकेशन बताया। ऊंचाई के आधार पर यह क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। लिख लीजिए गौर से। ये जो नियो है, इसमें केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से, गौर से देखो, पृथ्वी के बहुत सबसे सामने। नजदीक है, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होगा। Yes, पृथ्वी sir. माता अपनी तरफ बुलाएंगी, अरे आओ बेटा, कहां जा रहे हो, आओ आओ आओ। उपग्रह कहेगा नहीं हम जाएंगे। कहां जाओगे, इतना ज्यादा, आओ आओ। तो उपग्रह कहेगा अरे हम जाएंगे। पृथ्वी माता कहेगी हाँ, कहां जा रहे हो? मत जाओ मेरे लाल, कहां जा रहे हो? तो दोनों में टकराहट। क्या होगा? टकराहट। और जब टकराहट होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। आप हमको अपनी तरफ खींचो कि अरे सर कहां जा रहे हो, हम कहें नहीं हम जाएंगे, तो एनर्जी का ज्यादा यूज होगा। हेलो, इसीलिए यहां पर ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, तो सैटेलाइट बहुत लंबे दिन तक नहीं रह पाता। अतः ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है और सैटेलाइट भू से गिर जाता है। इसीलिए इस ऑर्बिट में केवल प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। ओनली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन नियो। आई बात समझ में? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. बोलो, जी सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो नो सर। साइंस टेक कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं सर। नहीं सर। Oh, sir. एंजॉय कर रहे हो ना? जी सर। यस तो सर। बेटा जी सर। पीटी का क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली एक तो ये बनता है, ऊपर से नीचे घटते क्रम में लिखिए या नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में लिखिए। एक सवाल तो पीटी का ये बना। यह सभी पीटी के सवाल किसने हाइट पर क्या है, किस प्रकार के ऑर्बिट में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाता है, नेविगेशनल सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा ऊंचाई के आधार पर। अब देखिए ऑर्बिट के प्रकार, आकृति के प्रकार, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर भू केंद्रित कक्षा का प्रकार। तो आकृति के आधार पर एक को कह दिया जाता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का मतलब है, पोलर ऑर्बिट का मतलब है क्या? ध्रुवीय कक्षा। यह लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोलर ऑर्बिट, इसमें संवेदी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। पोलर ऑर्बिट लिखिए, इसमें संवेदी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। ये ऐसे है बेसिकली, मान लो हमारा अर्थ उपग्रह नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाएगा। दूसरा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्षा। ये मान लो अर्थ है, ये नॉर्थ और साउथ है, उपग्रह से चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। 36,000 किलोमीटर पर यह उपग्रह की कक्षा होती है। 36,000 किलोमीटर। और अभी हमने आपको बताया था, जितने भी संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह, ये सब इसी में लॉन्च किए जाते हैं। अब यहीं पर समझने के लिए बॉक्स में एक कक्षा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसको कहते हैं भू संक्रमणकारी कक्षा। यह भी बेटा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके साथ लिखिए इसका झुकाव कोण 0 डिग्री के आस पास होता है। फलस्वरूप पृथ्वी के सापेक्ष इसकी स्थिति स्थिर नहीं रहती। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह प्रत्येक 24 घंटे में लौटकर पृथ्वी के सम्मुख एक निश्चित बिंदु पर आते हैं।
एक निश्चित बिंदु पर आते। और एक प्री का सवाल और है, कि सभी भू स्थैतिक कक्षा भू संक्रमणकारी होती है, परंतु सभी भू संक्रमणकारी कक्षा भू स्थैतिक नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभी भू स्थैतिक भू संक्रमणकारी होती है, परंतु सभी भू संक्रमणकारी भू स्थैतिक नहीं होती है। पीटी का सवाल है, गलती मत करना। और ये पीटी का कंसेप्ट है, यह भी गलती मत करना, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। हाइट दोनों की 36,000 किलोमीटर, लेकिन यहां पर झुकाव चूंकि 0 डिग्री के आसपास होता है, तो इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है वो स्थिर नहीं रहती। तो इस कक्षा में जो भी उपग्रह चक्कर लगाएगा वो 24 घंटे में एक बार लौटकर पृथ्वी के सामने एक निश्चित बिंदु पर जरूर पहुंचेगा। माने आप कह सकते हो हेलो कि भू स्थैतिक कक्षा एक प्रकार की भू संक्रमणकारी कक्षा है जिसका झुकाव 0 डिग्री होता है। समझ गए?